कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए 107 दिन में करीब 3000 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने मेगा शो की तैयारी की है। खुद राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा है। राहुल ने चिट्ठी लिखकर आज यात्रा से जुड़ने की अपील की है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज दिल्ली में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह दिल्ली में प्रवेश कर गई। पार्टी सूत्रों की माने तो कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि जो यात्रा में शामिल होने आए हैं मास्क पहनकर आएं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भारत के अन्य भागों में जितनी चाहे उतनी जनसभाएं कर सकते हैं, लेकिन जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है सिर्फ वहां कोविड है। इसके अलावा राहुल गांधी ने देश में महंगाई, बेरोजगारी, नफरत की राजनीति जैसे कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आज भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण पूरा हो जाएगा। इसी के साथ ये यात्रा आज से कुछ दिनों के लिए विश्राम करेगी, जिसके बाद 3 जनवरी से राहुल गांधी फिर यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश से शुरू होगा और दूसरे चरण में यात्रा हरियाणा, पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर तक जाएगी। इसी के साथ कांग्रेस 25 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत गांव-गांव, ब्लॉक स्तर तक भारत जोड़ो यात्रा जैसी पदयात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर खड़गे ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रभारियों और सभी प्रदेश अध्यक्षों से बात की है। पीएम मोदी आज श्री नारायण स्वामी गुरुकुल राजकोट संस्था के 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बता दें कि श्री नारायण स्वामी गुरुकुल राजकोट संस्था की स्थापना साल 1948 में गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी द्वारा की गई थी। वर्तमान में संस्था की पूरे विश्व में 40 से अधिक शाखाएं हैं, जो 25,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं दे रही है। शुक्रवार को संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से 2 दिन पहले ही समाप्त हो गया। शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और इसे 29 दिसंबर तक चलना था, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल ने इसे 6 दिन पहले ही समाप्त करने का फैसला ले लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुताबिक शीतकालीन सत्र में लोकसभा का करीब 97% काम पूरा हुआ। इस दौरान लोकसभा में 7 जबकि राज्यसभा में 5 बिल पास हुए। सत्ता पक्ष के मुताबिक सत्र को क्रिसमस और न्यू ईयर के कारण छोटा किया गया है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चीन पर चर्चा से बचने के लिए जानबूझकर सत्र को समय से पहले ही समाप्त कर दिया है। मोदी सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए वन रैंक वन पेंशन योजना को रिवाइज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में 20,60,000 पेंशनरों को लाभ मिलता था, लेकिन अब 25 लाख लोगों को फायदा होगा। वन रैंक वन पेंशन का लाभ परिवार पेंशन धारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशन धारकों को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके कारण सरकारी कोष पर प्रति वर्ष 8,450 करोड़ रुपए का भी अतिरिक्त भार पड़ेगा। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। वहीं शुक्रवार को मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। साल 2020 में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बाद शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 81.3 करोड़ लोगों को 1 साल तक मुफ्त अनाज बांटने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि 2023-24 में आर्थिक विकास दर घटकर 6.1% रहने का अनुमान है, जो 2022-23 में 6.8% रह सकता है। IMF ने कहा कि कच्चे तेल के दामों में उछाल, कमजोर बाहरी मांग और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के चलते आर्थिक विकास दर में गिरावट आ सकती है। IMF ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में भारत में महंगाई में कमी आ सकती है। हालांकि उसने चेतावनी भी दी है कि कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट से ट्रेड और आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। सीबीआई ने कथित ICICI बैंक वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सीबीआई ने 2019 में प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने चंदा कोचर, उनके पति और वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत के साथ साथ न्यू पावर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आपराधिक साजिश से संबंधित IPC की धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाया था।
देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश जारी किए। इस मीटिंग में राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों से टेस्टिंग को बढ़ाने की अपील की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, प्रधान सचिवों, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की एक वर्चुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। देश में कोरोना के खतरे के बीच आज से एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम कोविड टेस्टिंग की जाएगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी थी। केंद्र की तरफ से कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों का आज से रैंडम टेस्ट होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नगर विमानन मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखा। एक आधिकारिक पत्र में कहा गया कि हर उड़ान के कुल या 2% तक को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम परीक्षण से गुजरना होगा। कोरोना के बढ़ते मामले और ब्याज दरों में इजाफे के दोहरे डर से शुक्रवार को शेयर बाजार में कोहराम मच गया। पिछले 4 दिनों में सेंसेक्स 1961 अंक टूट चुका है। शुक्रवार को यह करीब 1000 अंक गिरकर बंद हुआ। 4 दिनों में बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में कुल 14.86 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई। इससे बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 272.53 लाख करोड़ रुपए रह गया है। क्रिसमस सेलिब्रेशन आज से शुरू हो रहा है, जिसके चलते आज शाम से लोगों का चर्चों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। क्रिसमस सेलिब्रेशन के कारण दिल्ली में कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया गया है। इसको लेकर शुक्रवार शाम को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्रिसमस के त्योहार से पहले सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली में ट्रैफिक प्रतिबंधों और डायवर्जन के बारे में लोगों को अपडेट किया, ताकि लोगों को सही रास्ते के बारे में जानकारी मिल सके और त्योहारों के मौके पर उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तरी सिक्किम में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ सेना के ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 16 जवान शहीद हो गए। इस हादसे में 4 जवान घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफले का हिस्सा था, जो चटन से सुबह थंगू की ओर बढ़ा और जेमा के रास्ते में वाहन एक तीव्र मोड़ पर स्लिप होकर नीचे खाई में गिर गया। हादसे के बाद तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और 4 घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुँचाया गया। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में शिकार जवानों में 3 जूनियर कमीशन अधिकारी और 13 सैनिक शामिल है। दिल्ली में मेट्रो के सफर को आज 20 साल पूरे हो रहे हैं। 20 साल पहले आज ही के दिन दिल्ली में रेड लाइन पर शाहदरा और 30 हजारी के बीच पहली बार मेट्रो की शुरुआत हुई थी। 24 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को रवाना किया था। इस मौके पर आज डीएमआरसी एक बार फिर से पहली विशेष मेट्रो ट्रेन का कश्मीरी गेट से वेलकम मेट्रो स्टेशन के बीच परिचालन करेगी। सजावट के साथ ट्रैक पर दौड़ती मेट्रो को देखकर यात्रियों की यादें एक बार फिर से ताजा हो जाएंगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामविलास गोयल ने 14 विधायकों को दिल्ली नगर निगम में प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किया है। इन विधायकों में 13 आम आदमी पार्टी और एक बीजेपी का विधायक शामिल है। नियम के मुताबिक दिल्ली विधानसभा की ओर से 14 विधायक दिल्ली नगर निगम में नामांकित होते हैं और उनको वोटिंग का भी अधिकार होता है। यूपी निकाय चुनाव में दिन बर दिन टल रही कोर्ट की सुनवाई से नेताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को भी हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में निकाय चुनाव की सुनवाई समय की कमी के चलते टल गई। निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में दाखिल की गई याचिका पर आज शनिवार को भी सुनवाई होगी। शुक्रवार को केस ज्यादा होने के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। हाई कोर्ट में आज पूरे मामले पर 10:15 से सुनवाई करेगी। दिल्ली में कामकाज को लेकर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में आरोप लगाया कि उपराज्यपाल अधिकारियों को सीधे निर्देश दे रहे हैं, जो नियमों के विपरीत है। डिप्टी सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि एलजी सरकार को काम करने से रोक रही है। डिप्टी सीएम ने लिखा कि सरकार को अनदेखा कर ये अनुच्छेद 239 ए में निहित लागू संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। सोशल मीडिया पर कार से स्टंट करते हुए युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो नोएडा के अमेठी यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। वीडियो में महंगी फॉर्च्यूनर एसयूवी से स्टंट करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। नोएडा पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के रक्सौल में शुक्रवार शाम एक ईंट चिमनी भट्टे में आग लगने के दौरान ब्लास्ट हो गया, जिससे कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए और इसके मलबे में दब गए। सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में अब तक 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना के बाद से ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। शुक्रवार देर रात तक दबे मजदूरों को निकालने का काम चलता रहा। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने का भी अनुमान है।
तिहाड़ जेल के इतिहास में अब तक बस 3 कैदी जेल से फरार होने में कामयाब हुए हैं, जिनमें पहला नाम चार्ल्स शोभराज का है। बिकिनी किलर के नाम से कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की शुक्रवार को नेपाल की जेल से रिहाई हुई, जिसके बाद शुक्रवार शाम को ही शोभराज को नेपाल से डिपोर्ट कर दिया गया है। उसे काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से पेरिस के लिए रवाना कर दिया गया है। इससे पहले गृह मंत्रालय की एक आकस्मिक बैठक में शोभराज को रिपोर्ट करने और 10 साल तक नेपाल में दोबारा प्रवेश पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। यूपी के बरेली में एक बार फिर से सरकारी स्कूल में प्रार्थना पर विवाद हुआ है। यहाँ की सरकारी स्कूल में मुस्लिम विधि से प्रार्थना कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। हिंदू संगठनों का तहरीर पर बरेली की फरीदपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले पर हंगामा होने के बाद बीएसए ने अध्यापक नायक सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं शिक्षा मित्र के खिलाफ भी जांच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। पाकिस्तान लगातार सरहद पार से हथियार और ड्रग्स भारतीय सीमा में पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीएसएफ ने एक ड्रोन को गिराया। घटना बॉर्डर पर बीएसएफ की बटालियन 22 के जवान सरहद पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें ड्रोन की आवाज सुनाई दी। आवाज के मुताबिक जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों की गोलीबारी में ड्रोन को गिराने में सफल रही। ड्रोन के टुकड़े खेतों में 50 मीटर एरिया में बिखर गए, जिसे जवानों ने जब्त कर लिया है। अमृतसर में गिराया गया यह ड्रोन 6 फीट का बताया जा रहा है, जो 25 किलो वजन ले जाने में सक्षम था। यूपी के बस्ती से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सामुदायिक शौचालय में 2 टॉयलेट सीट दिख रही है। घटना कुदराहा ब्लॉक के गौराधुंदा गांव की है। वहीं इन तस्वीरों का मीम भी बन रहा है, जिस वजह से सरकारी अधिकारियों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। वहीं इस मामले को लेकर जिला पंचायती राज अधिकारी ने दोषी सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण 10 लाख की लागत से हुआ है, लेकिन आज तक इस्तेमाल में नहीं है। गाजियाबाद से लापता दिव्या उपाध्याय के केस की गुत्थी 7 महीने बाद सुलझ गई है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि लिव इन पार्टनर रमन दिव्या को शिमला घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया, लेकिन मौका देख कार में चिन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को जंगल में सुनसान रास्ते पर फेंक दिया। शिमला पुलिस ने दिव्या के शव को लावारिस मान उसी वक्त अंतिम संस्कार कर दिया था। बहरहाल गाजियाबाद पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी रमन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की एक बेटी है जो 2 साल की है। आरोपी रमन दूसरी महिला से शादी के बाद दिव्या को छोड़ना चाहता था। ये सीसीटीवी की तस्वीरें लखनऊ की है, जो आपको विचलित कर सकती हैं। यहाँ एक डॉक्टर ने पिल्लों पर कार चढ़ा दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। आरोपी डॉक्टर का नाम यश भटनागर है और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि उसने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया। वहीं मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर लोग डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। गुजरात में गाय के हमले का एक मामला सामने आया है। यहाँ के भरूच जिले के जंबूसर में स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा पर गाय ने हमला कर दिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गाय ने अपने सींगों से मारकर छात्रा को हवा में उछाल दिया। गनीमत रही कि स्कूल बैग की वजह से बच्ची बाल बाल बच गई, लेकिन फिर भी गाय बच्ची को अपने सींग से मारने की कोशिश कर रही थी। नीचे गिरने के बाद बच्ची उठकर घर की ओर भाग गई। इसके बाद गाय ने अन्य छात्रों को निशाना बनाने की भी कोशिश की, लेकिन सड़क पर मौजूद बाकी बच्चे वहाँ से भाग गए। गुजरात में गाय के हमले का एक मामला सामने आया है। यहाँ के भरूच जिले के जंबूसर में स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा पर गाय ने हमला कर दिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गाय ने अपने सींगों से मारकर छात्रा को हवा में उछाल दिया। गनीमत रही कि स्कूल बैग की वजह से बच्ची बाल बाल बच गई, लेकिन फिर भी गाय बच्ची को अपने सींग से मारने की कोशिश कर रही थी। नीचे गिरने के बाद बच्ची उठकर घर की ओर भाग गई। इसके बाद गाय ने अन्य छात्रों को निशाना बनाने की भी कोशिश की, लेकिन सड़क पर मौजूद बाकी बच्चे वहाँ से भाग गए। आईपीएल के 16वें सीजन की नीलामी खत्म हो चुकी है। 6 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस नीलामी में कई पुराने रिकॉर्ड टूटे और कई रिकॉर्ड्स स्थापित हुए। 3 खिलाड़ियों को 16 करोड़ या उससे अधिक की रकम मिली है, तो कुल मिलाकर 4 खिलाड़ियों ने 13 करोड़ से अधिक रुपए हासिल किए हैं। इस बार मिनी ऑक्शन में 405 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जबकि सभी 10 टीमों के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 87 का स्लॉट था, मगर नीलामी में 80 खिलाड़ी ही बिके हैं। इन पर सभी टीमों ने कुल 167 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। जीरो कोविड पॉलिसी में जब से चीन ने ढील दी है, तब से वहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच चीनी सरकार की हेल्थ अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में लगभग 3 करोड़ 70 लाख लोग इस हफ्ते एक दिन में कोविड-19 से
संक्रमित हो सकते हैं। ये आंकड़ा दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की बुधवार को हुई आंतरिक बैठक के अनुसार दिसंबर के पहले 20 दिन में कम से कम 24 करोड़ 80 लाख लोगों के वायरस से संक्रमित होने की संभावना है। ये चीन की आबादी का लगभग 18% है। चीन में कोरोना की अब तक की सबसे खतरनाक लहर आई है। चीन के बीजिंग, सिजुआन, अनहुई, हुबेई, शंघाई और हुनान में हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। लगातार बदतर हो रहे हालातों के बीच लोकल मीडिया में खबर है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रविवार या शनिवार को पहली बार कोविड समीक्षा बैठक कर सकते हैं, जिसमें और कड़े कदम उठाए जाने का फैसला हो सकता है। इस बीच चीन में संपूर्ण लॉकडाउन की खबरें भी सामने आ रही हैं। बता दें कि चीन में बीते एक महीने में 19 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच चीन में 11 लाख मौतों का दावा किया जा रहा है।